तो आज हम जो नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है उत्पादन फलन यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन। इस चैप्टर में हम ये जितने भी पॉइंट्स लिखे इन सबको कवर करने वाले एक एक करके। प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, फिक्स फैक्टर क्या है, वेरिएबल फैक्टर क्या है, अल्पकालीन उत्पादन फलन यानी कि शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, परिवर्ती अनुपात का नियम क्या है, टीपी एमपी और एपी में क्या संबंध है, ये पूरा चैप्टर हम एक साथ इन सभी में सीखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली हेडिंग है उसके बारे में बात शुरू करते हैं, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन कहते हैं किसे? देखो, प्रोडक्शन का मतलब है किसी भी चीज का निर्माण करना। कोई भी कंपनी हो किसी भी चीज का निर्माण करती है, यहाँ लिखा है ना किसी भी वस्तु का निर्माण करना। निर्माण मतलब अगर किसी भी चीज को बनाया जाता है तो उसी को उत्पादन कहा जाएगा। किसी भी चीज को तैयार किया जाएगा तो वो उत्पादन कहलाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, एक भारी मात्रा में, भारी मात्रा का मतलब लार्ज क्वांटिटी में, अगर एक कंपनी है बहुत सारे मार्कर बना के बेचती है तो मार्कर का प्रोडक्शन कर रही है, वही उसका उत्पादन कहलाएगा। उत्पादन क्या होता है? जहां पे किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है, और ये जो निर्माण होता है वो किसमें होता है? भारी मात्रा में किया जाता है, मतलब लार्ज क्वांटिटी होती है इसकी। अब प्रोडक्शन के बाद अगली जो हेडिंग है वो है हमारी उत्पादन फलन यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या है इसको समझते हैं। तो मैं ये समझाने से पहले ये बताऊंगा कि किसी भी चीज का जो प्रोडक्शन है वो चार चीजों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी? भूमि, श्रम, पूंजी और प्रबंध। आपको किसी भी चीज का बिजनेस करना है, मैनेजमेंट करना है या मैन्युफैक्चरिंग करनी है, किसी भी चीज को बनाना है, तो हमें इन ये चार चीजों की जरूरत पड़ेगी। अगर इन चार में से कोई भी एक कम या ज्यादा होता है तो इसका इसका सीधा असर हमारे प्रोडक्शन पे पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास जमीन है, लेबर भी है, मैनेजमेंट भी है, लेकिन पूंजी नहीं है। तो बिना पूंजी के क्या बिजनेस हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है? नहीं है ना पॉसिबल। तो इन चारों का होना बहुत जरूरी होता है। इन चारों से इफेक्ट पड़ता है प्रोडक्शन पे। ये चारों कम तो प्रोडक्शन कम, ये चारों अच्छे तो प्रोडक्शन अच्छे, या इन चारों में से कोई एक चीज नहीं होगी तो भी प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो सिंपल सी लैंग्वेज में बात करते हैं कि उत्पादन फलन क्या है। भाई, उत्पादन फलन का मतलब है उत्पादन तथा उसे प्रभावित करने वाले कारकों को जब एक ही समीकरण में रखा जाता है तो उसे उत्पादन फलन कहते हैं। इसका मतलब प्रोडक्शन फंक्शन इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनपुट्स। अब ये इनपुट्स क्या है? इनपुट्स यही है जो यहाँ लिखे हैं मैंने। जो प्रोडक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? इनपुट्स पे। अब इनपुट्स क्या है? भूमि, श्रम, पूंजी और प्रबंध। इनमें अगर किसी में बदलाव होता है तो इनमें बदलाव होने के साथ साथ किस पे इफेक्ट पड़ेगा? प्रोडक्शन पे भी। तो इसीलिए इसे प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो भाई अलग डेफिनेशन है बताता हूँ। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? उत्पादन को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक है उसी को उत्पादन फलन कहते हैं। अब कौन कौन से कारक है वो? भूमि, श्रम, पूंजी और प्रबंध। हम दो हेडिंग कंप्लीट कर चुके हैं, पहला उत्पादन और दूसरा उत्पादन फलन। ठीक है, दो हेडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो तीसरी है, तीसरी हमारी कौन सी है? स्थिर कारक, और उसके बाद है परिवर्ती कारक। दोनों को एक साथ ही हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं स्थिर कारक यानी कि फिक्स फैक्टर क्या है। देखो, जो प्रोडक्शन के घटने पे ना तो घटे और प्रोडक्शन के बढ़ने पे ना तो बढ़े, मतलब चाहे प्रोडक्शन हमारा डाउन हो रहा हो या प्रोडक्शन बढ़ रहा हो, यहाँ देखो यह वे कारक होते हैं जो उत्पादन के घटने पर घटना तो घटते हैं और ना ही बढ़ने पर बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? जो उत्पादन के घटने पे ना तो घटेंगे ना उत्पादन के बढ़ने पे ये बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, उदाहरण के लिए इसका एग्जाम्पल, इसका बेटा एक ही एग्जाम्पल है, उदाहरण के लिए हम यहाँ पे भूमि मान लेते हैं। भूमि, भूमि जो एग्जाम्पल है, भूमि हमेशा स्थिर कारक का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो ये एक बिल्डिंग है। ठीक है भाई, इस बिल्डिंग में मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता है। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ज्यादा होगी तब भी यहीं पे करना है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कम होगी तब भी यहीं पे बिजनेस करना है, तो एरिया हमारा चेंज नहीं होगा ना। तो जो बिल्डिंग है हमारे लिए वो कौन सा साधन है? वो फिक्स फैक्टर हो गया। इसी तरह किसान के लिए जमीन, चाहे उसे कम खेती करनी है ज्यादा करनी, करनी तो उसी जमीन पे ना वो जमीन घटेगी और ना वो जमीन बढ़ेगी, तो उसे हम स्थिर कारक मानेंगे। क्लियर हो गया? तो स्थिर कारक वे कारक होते हैं जो उत्पादन के बढ़ने पे ना तो बढ़ेगा ना उत्पादन के घटने पे घटेगा। ये एक जैसा रहेगा, चाहे उत्पादन बढ़े चाहे उत्पादन घटे, ये उतने का उतना ही रहेगा। तो ऐसे साधन को हम स्थिर कारक कहते हैं। एग्जाम्पल याद हो गया होगा, भूमि। इसी का उल्टा, इसका उल्टा दे रखा है परिवर्ती कारक यानी कि वेरिएबल फैक्टर। देखो, वेरिएबल इसका उल्टा है, मतलब जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेंगे, जब प्रोडक्शन घटेगा तो ये भी घटेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं कच्चा माल, कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल। एक बात सुनो, मान लो कंपनी मार्कर बनाती है, ठीक है भाई, मार्कर अगर वो ज्यादा बनाएगी तो ज्यादा इंक लगेगा, ज्यादा प्लास्टिक लगेगा, मार्कर कम बनाएगी तो कम प्लास्टिक लगेगा। तो जो कच्चा माल है वो किसका एग्जाम्पल है? परिवर्ती कारक का। ठीक है भाई, जो भूमि है वो स्थिर कारक है क्योंकि इसमें चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो कच्चा माल है या पूंजी, पूंजी सुन लो भाई, पूंजी मतलब पैसा भाई। बताओ, बिजनेस बड़ा करना पड़ेगा तो पूंजी बढ़ाई जा सकती है, बिजनेस छोटा करेंगे तो पूंजी को घटाया जा सकता है। तो पूंजी हमेशा किसका एग्जाम्पल रहेगा? परिवर्ती कारक का। उत्पादन, उत्पादन फलन, स्थिर कारक और परिवर्ती कारक को समझने के बाद हम जो अगला टॉपिक है वो है अल्पकालीन उत्पादन फलन यानी कि शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, और जस्ट अपोजिट दीर्घकालीन उत्पादन फलन, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन।
अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अभी मैंने आपको बताया था स्थिर कारक क्या होते हैं, परिवर्ती कारक। स्थिर कारक वो होते हैं जिनमें प्रोडक्शन में हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए लैंड, लैंड मतलब एल मतलब यहाँ पे हमने मान लिया भूमि। अब भूमि जो है उतनी ही रहती है, भूमि चेंज नहीं की जाती है। लेकिन जो हमारी लेबर है, लेबर मतलब श्रम, जो हमारे श्रम है उसको बदलाव किया जा सकता है। लेबर को मैंने एल से डिनोट कर दिया, तो भूमि को एक काम करते हैं, भूमि को हम लोग एम से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। जो भूमि है वो एम हो गया और लेबर को एल से डिनोट कर दिया। तो लेबर तो हम घटा और बढ़ा सकते हैं प्रोडक्शन के टाइम पे, लेकिन जमीन या भूमि को घटा और बढ़ा नहीं सकते। तो अब समझते हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या कहता है हमसे। इसमें केवल परिवर्ती कारक में परिवर्तन होता है। परिवर्ती कारक मतलब अल्पकालीन उत्पादन फलन ऐसा फंक्शन है जिसमें चेंज तो होगा, क्या चेंज होगा? परिवर्ती कारक। स्थिर कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो हमेशा एक जैसा रहता है। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे भूमि 1 एकड़ भूमि है और लेबर हमारे पास 10 लेबर है, 10, तो हमारा रेशियो हो गया 10 लेबर और 1 मशीन या फिर 1 जमीन, ठीक है भाई। अगर मैं लेबर को 50 भी कर दूं तो जमीन तो एक ही हमारे पास, लेबर को 100 भी कर दूं तो जमीन तो एक ही हमारे पास, तो यहाँ पे एक एक एक। तो यहाँ बदलाव जो हुआ है जरा यहाँ ध्यान से देखेंगे, हाँ बदलाव किसमें हुआ है? बदलाव सिर्फ परिवर्ती कारक में हुआ है, स्थिर कारक हमेशा सेम है। तो ऐसे फंक्शन को ही हम लोग अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं, जिसमें केवल बदलाव परिवर्ती कारक में होता है, स्थिर कारक में कोई बदलाव नहीं होता है। ये फंक्शन हमारा अल्पकालीन उत्पादन फलन कहलाएगा। अब दीर्घकालीन क्या है भाई? दीर्घकालीन ऐसा फंक्शन है जहां पे हम लोग ये दोनों डिफरेंस ही खत्म कर देते हैं। हमने क्या पढ़ा इसके अंदर कि सिर्फ चेंज परिवर्ती में होता है, स्थिर कारक नहीं बदलते कभी भी, स्थिर कारक चेंज ही नहीं होते। लेकिन क्यों नहीं हो सकते भाई? किसान को जमीन की जरूरत पड़ेगी तो ये लो, उसने ये वाली भी जमीन खरीद ली तो जमीन बढ़ा भी तो सकता है वो। तो इस कंडीशन में दोनों में डिफरेंस ही खत्म हो जाता है कि कौन सा स्थिर है कौन सा परिवर्ती है। दोनों को साथ में बढ़ा सकते हैं, दोनों को साथ में घटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए 10 लेबर है, 1 एकड़ जमीन है। अगर 50 लेबर लगा दिए तो 2 एकड़ जमीन खरीद ली, 100 लेबर लगा दिए तो हमने 3 एकड़ जमीन खरीद ली। तो यहाँ तो दोनों में बदलाव हो रहा है ना, लेबर बढ़ रहे हैं, लेबर के साथ साथ लैंड भी बढ़ रहा है, जमीन भी बढ़ रही है। अब ये तो हमारा स्थिर कारक था और ये वाला परिवर्ती कारक, तो दोनों में चेंजिंग आ रहा है नहीं आ रहा है? तो दोनों में बदलाव आ रहा है। जब दोनों में ही बदलाव होता है, जहां पे हम स्थिर कारक और परिवर्ती कारक को नहीं समझ सकते, तो वो है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। जहां पे एक में बदलाव आता है, वो भी किसमें? केवल परिवर्ती कारक में, उसे कहा जाता है अल्पकालीन उत्पादन फलन। ये जो टॉपिक है ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, परिवर्ती अनुपात का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये लॉ है क्या? ये नियम हमको क्या बताता है? देखो ये नियम मार्शल ने दिया था हमें, इसने मार्शल ने कहा था ये जो लॉ दे रहा है वो ये सिर्फ एक किसान के लिए होगा, ये खेतों में लगाया जाएगा ये वाला लॉ। और उसने क्या कहा? जब स्थिर कारकों को स्थिर रख के परिवर्ती कारकों में परिवर्तन किया जाता है। देखो यहाँ से यहाँ तक की लाइन ध्यान से सुनना, जब स्थिर कारकों को स्थिर रख के चेंज किस में होगा? परिवर्ती कारकों में। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो ये एक जमीन है, ठीक है भाई, ये जमीन कौन सी कारक है? स्थिर कारक है, तो इसको चेंज नहीं करना, चेंज किस में करना है? परिवर्ती कारक। मतलब इसके अंदर मैं किसानों को बढ़ाता जा रहा हूँ, लेबर बढ़ाता जा रहा हूँ, पहले 1 लेबर, 2 लेबर, 3 लेबर, 4 लेबर, 5 लेबर। अच्छा ये सोचो अगर इसमें 10 किसान काम करते हैं, ठीक है, वो अच्छी खासी खेती कर लेते हैं, अब मैं इसके अंदर 50 किसान लगा दूं तो क्या मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा? देखो शुरुआत में अगर 1-2 किसान बढ़ाऊंगा तब तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन अगर मैं किसानों को बढ़ाता ही चलूं, जैसे अभी 10 है, 11, 12, 13, 14, 15 और लास्ट में 50 किसान लगा दिए, तो उनके लिए स्पेस कम पड़ जाएगा, उनकी जरूरत यहाँ पे है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में मेरा जो बैलेंस है, जो वो है खेत, वो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो ये कंडीशन तक तो हमें पहुंचना ही नहीं है। तो ये नियम ये कहता है जब स्थिर कारकों को स्थिर रख के परिवर्ती कारकों में परिवर्तन किया जाता है, मतलब स्थिर कारकों को स्थिर रखेंगे, चेंज किस में होगा? परिवर्ती कारक में। तो इसके लिए टेबल बनाएंगे, टेबल यहाँ देखो कैसे बनाएंगे। भूमि, भूमि हमारा स्थिर कारक है, तो यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 और एक और मान लेते 8 स्थिर कारक एक जैसे। अब बात करेंगे श्रम, लेबर, लेबर कौन से कारक है? परिवर्ती। अब दोबारा देखो स्थिर कारकों को स्थिर रख के परिवर्ती कारकों में परिवर्तन किया जाता है, तो पहले 1 किसान, 2 किसान, 3 किसान, 4 किसान, 5 किसान, 6 किसान, 7 किसान और लास्ट में 8 किसान। भाई स्थिर कारकों को स्थिर रखा, बदलाव किसमें करा? परिवर्ती कारकों में। यहां समझ में आ गया? जब स्थिर कारकों को स्थिर करके चेंज किसमें किया जाता है? परिवर्ती। तो सीमांत उत्पाद यानी कि एमपी शुरुआत में बढ़ता है, तो एमपी ये है, मान लेते हैं हम एमपी बढ़ रहा है शुरुआत में 2 3 और 4, भाई शुरुआत में एमपी बढ़ रहा है, आगे क्या होता है? लेकिन इसके बाद एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें एमपी गिरना शुरू कर देता है। तो शुरुआत में मैंने मान लिया बढ़ रहा है, बढ़ने के बाद गिरना चालू कर दिया, 3 2 1, 1 के बाद 0 और 0 के बाद -1। क्यों? क्योंकि देखो अंत में शून्य भी हो जाएगी। तो हमारा एमपी शुरुआत में तो बढ़ा, फिर गिरना चालू हुआ और यहाँ पे गिरना गिरना चालू हुआ और यहाँ पे क्या हो गया? 0, यहाँ पे क्या हो गया? -1 हो गया। तो ये एमपी के बारे में ये डेफिनेशन हमें समझा रही है, ये मार्शल का नियम था ये क्या था? जब स्थिर, यहाँ से समझते हैं, जब स्थिर कारकों को स्थिर रख के परिवर्ती कारकों में परिवर्तन किया जाता है तो एमपी शुरुआत में बढ़ती है, देखो यहाँ से यहाँ तक बढ़ती है, फिर घटती है और अंत में क्या हो जाती है? यहाँ पे शून्य हो जाती है। तो ये तो दिख गया। अब इसके बाद हम टीपी निकालेंगे। देखो टीपी निकालने का तरीका क्या है? एमपी को जोड़ जोड़ के टीपी निकल जाता है।
2 का 2, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 में 0 जोड़ोगे 15, 15 में से 1 गया, 15 में से 1 जाते ही हमारे पास क्या बचेगा 14, तो यहाँ पे आ गया 14। तो यहाँ हमने टेबल बना लिया। अब भाई एमपी में देखो, एमपी शुरू, ये पहला स्टेज है, ये दूसरा स्टेज है, ये वाला दूसरा, और ये वाला कौन सा स्टेज है भाई, तीसरा स्टेज है। पहले स्टेज में एमपी हमेशा बढ़ती है, क्या बढ़ती है, एमपी हमेशा बढ़ती है, और उस टाइम हमारी टीपी भी बढ़ रही है। जैसे देखो 2 से 5, देखो 2 से 5 बढ़ा, 5 से 9 ये भी बढ़ा, तो पहले स्टेज में बढ़ रहा है। अच्छा 2 से 5 कितने का बढ़ा, 3 से बढ़ा, 5 से 9 कितने से वैल्यू बढ़ गई, 4 से वैल्यू बढ़ गई। तो यहाँ पे भी बढ़ रहा है, लेकिन ये जो बढ़ रहा है ये बढ़ती इधर से बढ़ रहा है, क्योंकि पहले मैं देखो 3 से बढ़ा, फिर 4 से बढ़ा, तो बढ़ तो रहा ही है, लेकिन बढ़ती इधर से बढ़ रहा है। अब देखो जब एमपी डाउन होना शुरू हो जाता है, ये सेकंड स्टेज है ये वाला, सेकंड स्टेज में क्या होता है, एमपी डाउन होना शुरू हो गई है, बट टीपी तो अब भी बढ़ रहा है ना, ये ध्यान से देखो टीपी तो अब भी बढ़ रहा है, 9 से 12, 12 से 14, 14 से 15, लेकिन अब जो टीपी की बढ़ने की रफ्तार है वो कम है। देखो 9 से 12 कितने से बढ़ा टीपी, 2 से, वो सॉरी 3 से बढ़ा, 12 से 14 2 से बढ़ा, 14 से 15 1 से बढ़ा, तो यहाँ टीपी तो अभी बढ़ रहा है, टीपी शुरुआत में ही बढ़ा तो बढ़ती तरह से बढ़ रहा है, टीपी अभी बढ़ रहा है लेकिन अब घटती तरह से बढ़ रहा है। इसके बाद टीपी कुछ टाइम के लिए सेम भी होता है और फिर गिरना चालू कर देता है, जबकि एमपी में क्या है, ये शून्य हो जाती है और नेगेटिव हो जाती है। तो ये टेबल समझ में आ गई होगी किस तरह है। अब इसको हम ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे टेबल को। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। भाई ग्राफ बनाने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस ये देखो टीपी 1 पे 2 है, तो 1 ये रहा, 2 ये रहा, पहला पॉइंट ये आ गया टीपी का। फिर इसके बाद 2 पे कितना है, 5, 2 और 5, 2 और 5 को लेंगे, यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब हमें सारे पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है। देखो ये बता दो, 6 पे भी 15, 7 पे भी 15, 6 ये रहा और 15 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, तो 6 पे भी 15 यहाँ पे आ जाएगा और 7 पे भी 15 यहाँ पे आ जाएगा। और इस पॉइंट को कुछ ऐसा बना दिया और यहाँ थोड़ी देर के लिए और यहाँ से नीचे कर दिया, क्योंकि फिर ये 14 नीचे गिरना चालू कर देगा। आप इसको चाहो तो सही से पॉइंट देके बना सकते हो। अब फिलहाल ये बताओ एमपी 2 3 4, पहले स्टेज में 2 3 4, मतलब पहले स्टेज में 1 पे कितनी है भाई, 1 पे 2, तो यही वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद 2 पे 3, तो 2 2 पे 3 का मतलब यहाँ पे आ जाएगा, और 3 पे कितना है, 4, 3 पे 4 का मतलब ये और ऊपर जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये बढ़ा, ये बढ़ने के बाद देखो 0 किस पे हो गई है, 0 हो गई 7 पे, तो ये वाला पॉइंट आ गया। यहाँ 7 के बाद 0 और ये ऐसे, तो इसको हम 3 स्टेज में डिवाइड कर देंगे। पहला स्टेज हो गया ये वाला जो दिख रहा था, और ये वाला कौन सा था, थोड़ा डायग्राम इधर उधर हो गया, ये वाला नंबर 3 पे काटेगा ये वाला, ठीक है भाई। ये वाला कितने पाएगा, नंबर 3 के आसपास आएगा, नंबर 3 है। और दूसरा होगा हमारा ये वाला जिसपे ये हाईएस्ट है, और ये वाला 0 है। ये हो गया पहला स्टेज, ये हो गया दूसरा स्टेज, और ये हो गया हमारा तीसरा स्टेज। तो कोई भी प्रोडक्शन हो, अगर हम परिवर्ती अनुपात का नियम लगाते हैं तो प्रोडक्शन, तो हमें उत्पादन उसका 3 स्टेज में मिलेगा, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज। अब जो पहला स्टेज है, पहले स्टेज में टीपी, ये जो लाइन है ये किसकी है, टीपी, और ये जो लाइन है ये एमपी, ये जो लाइन है ये टीपी है, और ये जो लाइन है ये एमपी है। तो देखो टीपी शुरुआत में बढ़ रहा है और एमपी भी बढ़ रहा है, और हमें वो यहाँ टेबल में भी देखने को मिलता है। जो एमपी है वो बढ़ती दर से बढ़ रहा है, और टीपी है वो भी बढ़ती दर से बढ़ रहा है, और दोनों ही बढ़ रहे हैं। तो पहली कंडीशन में टीपी और एमपी दोनों बढ़ते हैं, दोनों साथ बढ़ते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं, अब आगे हम दूसरे स्टेज पे। दूसरा स्टेज ऐसा है जहां टीपी अब भी बढ़ रहा है और कुछ टाइम के लिए एक जैसा भी हो गया है, लेकिन एमपी यहाँ से डाउन होना शुरू हो गया, जो हमसे टेबल भी कहती है 4 3 2 1। तो दूसरी कंडीशन में क्या होता है, टीपी अब भी बढ़ता है, टीपी लेकिन कौन सी दर से बढ़ता है भाई, घटती दर से बढ़ता है, लेकिन जो एमपी है वो सिर्फ घटता है और घटती दर से ही घटता है। तो दूसरा रिलेशन तो ये हो गया, पहले स्टेज में दोनों एक साथ बढ़ते हैं, दूसरे स्टेज में टीपी तो घटती दर से बढ़ता है और एमपी घटती दर से घटता है। एक समय बाद जब टीपी हाईएस्ट होती है, टीपी हाईएस्ट यहाँ पे ना, तो एमपी वहां क्या होती है, शून्य होती है। तो तीसरा संबंध ये है, जब टीपी अधिक होता है तो एमपी शून्य होती है, एमपी क्या होती है भाई, शून्य होती है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने शून्य होती है। अब चौथा जो संबंध है इनके बीच में, टीपी और एमपी के बीच में, जब टीपी गिरना शुरू करता है, गिरने का मतलब यहाँ देखा ना 15 14, इसके बाद फिर 14 निकल के आ गया, तो एमपी ऋणात्मक हो जाती है। टीपी जब गिरना शुरू करता है तो एमपी शून्य नहीं होती, एमपी ऋणात्मक हो जाती है। ये समझ में आ गया होगा सभी को रिलेशन। पहला रिलेशन दोनों साथ बढ़ रहे हैं, दूसरे में क्या है, एमपी गिरना शुरू हो गई है लेकिन टीपी जब भी बढ़ रहा है, जब टीपी हाईएस्ट होता है एमपी जीरो होता है, और जब टीपी गिरना शुरू करता है तो एमपी नेगेटिव हो जाती है। ये इन दोनों के बीच में संबंध था जो चारों को मैंने लिख दिया है। इसके अलावा कोई भी प्रोड्यूसर हो भाई, पहला स्टेज ये है, तीसरा स्टेज ये, दूसरा स्टेज ये। पहले में प्रोडक्शन बढ़ रहा है क्योंकि सारे रिसोर्स का अच्छे से इस्तेमाल हुआ है, तीसरे में क्या होता है, रिसोर्स का इस्तेमाल ज्यादा ही अच्छा हो गया तो प्रोडक्शन डाउन होना शुरू हो जाता है हमारा। तो कोई भी प्रोड्यूसर कौन से स्टेज में रहना पड़ेगा, पसंद करेगा, सेकंड वाले में। कोई भी प्रोड्यूसर वो ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, ज्यादा मार्जिन लेना चाहता है, तो कौन से स्टेज में रहना पसंद करेगा, सेकंड वाला। तो यहाँ लेबर उसे ज्यादा नहीं बढ़ाने, सेकंड स्टेज तक ही रुक जाना है।